नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र के बारे में। देखिए, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र ये तीन विषय ऐसे हैं जो विषय अक्सर आपको परेशान करते हैं। छोटी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी, बड़ी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी और कई बार मेरे जैसे जो टीचर साथी हैं वो भी इसके प्रयोग के संदर्भ में परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं इसकी सूक्ष्म जो जानकारी है वो आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हम यहाँ यदि चलते हैं, पहले इधर हम बात करते हैं। इधर आप देखिए, ये अनुस्वार है। आपको पता है अनुस्वार जो है एक डॉट होता है। ये अनुनासिक है। अनुनासिक आपको पता है कि चंद्र होता है और साथ में वो एक डॉट होती है। ये अनुनासिक है और ये आपका अनुस्वार है। इसके साथ ही ये तीसरा जो है इसको आप चंद्र कहते हैं। ये चंद्र है। मैंने आपके सामने जो है आप देख रहे हैं कि एक चित्र बना रखा है और वो चित्र कहाँ से बना है वो मैं आपको बताता हूँ। वो चित्र बना है यहाँ से। ये देखिए आप, ये अनुनासिक है। मैं दोबारा बनाता हूँ इसको। ये जो है आपका अनुनासिक है। इस अनुनासिक में से ही मैं ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला और फिर मैंने इस प्रकार से ये ऐसे करके और ये चित्र जो है मैंने बना दिया। तो इसमें साथ में मैंने ये ऐसे कर दिया। इसमें आप क्या देखेंगे कि जो ये डॉट है, ये डॉट यहाँ संकेत कर रही है नाक की ओर, और जो ये चंद्र है ये संकेत कर रहा है हमारे मुख की ओर। तो यहाँ से जो बात समझ में आने वाली है हमारे, वो ये कि ये जो डॉट है इसका मतलब ये कि जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जो सांस है वो केवल नाक के रास्ते बाहर आएगी, और जब हम इसका उच्चारण करेंगे यानी कि अनुनासिक का उच्चारण करेंगे तो जो सांस है आप देख रहे हैं ये भी है, यानी कि हमारा जो मुख है वो भी है और साथ में नासिका का जो छिद्र है वो भी है, यानी कि नाक और जमा मुख। यानी कि जब अनुनासिक का उच्चारण करेंगे जो श्वास है वो नाक और मुख दोनों के रास्ते बाहर आएगी। अब बच गया तीसरा चंद्र, ये चंद्र बच गया। अब यहाँ जो बात है वो क्या स्पष्ट करती है, यदि आपको ये समझ में आ गया, अनुस्वार समझ में आ गया, अनुनासिक समझ में आ गया, तो चंद्र भी अपने आप समझ में आ गया। अर्थात जब हम केवल चंद्र का उच्चारण करेंगे तो जो श्वास है वो हमारे मुख के रास्ते बाहर आ जाएगी। ये इसकी विशेषता है। और इसमें आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण देखिए, सबसे पहले देखिए ये हंस है, इसके बाद दंत है, चंद्र है, अंत है, संत है, घंटी है, संबंध है। आप किसी भी शब्द का उच्चारण करके देखें, जब आप उच्चारण करके देखेंगे तो पाएंगे कि जो हंस यदि मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, ये हंस है, और मैं अब यहाँ से आपको ये तो पता लग गया कि सांस जो है वो कहाँ से आएगी, नाक के रास्ते बाहर आएगी। और यदि मैं हंस का उच्चारण करते समय अपनी नासिका को बंद कर लेता हूँ, अपनी नासिकाओं को बंद कर लेता हूँ, अपनी नाक को बंद कर लेता हूँ, तो मैं हंस शब्द का उच्चारण सही नहीं कर पाऊँगा। प्रयास करता हूँ हंस हंस, तो एक दबाव जो है वो मेरी नाक की जो छिद्र हैं इनके ऊपर पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो श्वास हमारी नासिका के रास्ते बाहर आनी चाहिए वो श्वास बाहर नहीं आ रही है। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण को यदि आप देखेंगे अनुनासिक को, तो उसमें भी आप पाएंगे कि अनुनासिक से संबंधित मतलब कि ये आपका ये हंस है, या जो है आप दूसरा उदाहरण आप चांद ले लीजिए, ये आपका चांद है। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ दोनों हैं, अर्थात नाक भी है और मुख भी है। तो जब इसका उच्चारण करेंगे, अब देखिए इनके उच्चारण में अंतर है। हमने पहले जो शब्द बोला था वो था हंस, और अब जो शब्द बोल रहे हैं वो है हंस हंस। अब मैं हंस बोलने की कोशिश करूं और नाक को बंद कर लूं, हंस हंस। अब यहाँ क्या हो रहा है कि मेरी लगभग 50% जो श्वास है, 50% जो सांस है वो निकल जाती है। किसके माध्यम से? मुख के माध्यम से।
परंतु जो 50% उसका हिस्सा रह गया वो यहाँ अटक कर रह गया। इस कारण से उच्चारण में दिक्कत हो गई। आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि किसी को जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, तो कोल्ड होने के बाद क्या दिक्कत आती है, हमारा उच्चारण चेंज हो जाता है। क्यों उच्चारण चेंज हो जाता है? क्योंकि कोल्ड हुआ तो जुकाम हुआ, जुकाम हुआ तो नासिका बंद हो गई, बंद हो गई तो फिर आवाज़ बदल गई। उसका कारण सीधा यही है कि श्वास हमारे नाक के रास्ते बाहर आती है और मुख के रास्ते बाहर आती है। तो मुख की श्वास आ रही है, नाक की श्वास नहीं आ रही। आपको पता है कि भगवान ने सांस लेने के लिए हमारे पास 2 साधन दे रखे हैं। हम मुख से भी सांस ले सकते हैं, नाक के रास्ते भी सांस ले सकते हैं। तो सांस ले सकते हैं तो सांस छोड़ भी सकते हैं, मुख के रास्ते भी सांस छोड़ सकते हैं और नाक के रास्ते भी सांस छोड़ सकते हैं। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र, इन तीनों का भेद आपके सामने है। और इस भेद को यदि आप ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं, इस बात को यदि आप ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं, तो आप कभी भी अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र का जो प्रयोग है या चंद्र की जो परिभाषा है या इनकी जो विशेषता है वो आप कभी भूल नहीं सकते। तीसरे की बात करते हैं, और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा चंद्र, ये चांद है। अब इसका जो चित्र है, ये जो इसका जो संकेत है, इसका जो चिन्ह है, वो आपको क्या बता रहा है कि श्वास कहाँ से आएगी? केवल मुख के रास्ते बाहर आएगी। बोल के देख लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है? हम डॉक्टर को बोल के देख लेते हैं। अब शब्द जो है वो क्या है? शब्द डॉक्टर है। शब्द टॉप है, टॉप, टॉप नहीं, टॉप नहीं, टॉप। कॉलेज है, या शब्द जो है आपका नॉलेज है। कॉलेज, नॉलेज, टॉप, टॉफ़ी, कॉफ़ी, डॉक्टर, कोई भी शब्द आप बोल के देखें और पहले की तरह इस नासिका को बंद कर लें। नासिका को यदि हम बंद करके, मैं बंद कर लेता हूँ, डॉक्टर, टॉप, कॉलेज, नॉलेज, हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं, तो यानी सिद्ध हो गया कि यदि हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो श्वास केवल नासिका के रास्ते बाहर आती है। अनुनासिक का प्रयोग होता है तो श्वास नाक और मुख दोनों के रास्ते बाहर आती है। और यदि प्रयोग केवल चंद्र का है तो जो सांस है वो केवल हमारे मुख के रास्ते बाहर आती है। ये बात शायद समझ में आपको आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए, आपकी मैंने परिभाषा जो है वो नोट करने का प्रयास किया है। अनुस्वार, ये चित्र है, ये चिन्ह है इसका, इसके साथ ही अनुनासिक, ये इसका चिन्ह है, नीचे दे रखा है, और ये चंद्र है, ये इसका चिन्ह है। परिभाषा आप देखिए, सामान्य सी परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, कोई बुकिश डेफिनेशन जो है मैंने यहाँ डालने की कोशिश नहीं की है। बिल्कुल सामान्य परिभाषा जो आपको समझ में आएगी ही आएगी। सबसे पहले अनुस्वार देखिए आप। अनुस्वार का प्रयोग करते समय हमारी श्वास या हमारी सांस केवल नाक के रास्ते बाहर आती है, जैसे हंस और चंद्र, दंत, अंत, संत, रटंत। अनुनासिक, इसका प्रयोग करते समय श्वास नाक और मुख दोनों के रास्ते बाहर निकलती है, जैसे हंस और चांद, चांद, दांत, दांत, आंत, आँख, सांस, सांस नहीं, सांस। अब सांस और सांस, आपको पता है अंतर है कि सांस में ऊपर कुछ नहीं लगा, सांस जो कि जिसको हरियाणवी में सासू भी कहते हैं, और सांस, सांस जो हम लेते हैं, श्वास। उसी प्रकार से एक नोट मैंने बीच में डाला, देखिए आप क्या कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र रूप से होने का मतलब क्या है कि यदि मैंने अंत शब्द बोला, यदि मैंने चंद्र शब्द बोला, यदि मैंने हंस शब्द बोला, तो जो अनुस्वार है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अंत मैंने बोला तो अ और त के बीच में ऑटोमेटिक उसने अपनी स्वतंत्र साउंड दी न के रूप में। खंभा यदि मैंने बोला तो खंभा बोलते समय जो अनुस्वार है वो स्वतंत्र रूप से अपनी जो साउंड है, अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो ध्वनि है वो म के रूप में दे रहा है। यानी ये बात 100% सत्य है, निश्चित है
कि अनुस्वार अपनी स्वतंत्र ध्वनि रखता है, अनुस्वार अपना स्वतंत्र उच्चारण रखता है, जबकि अनुनासिक का प्रयोग जिसके साथ किया जाता है उच्चारण में परिवर्तन कर देता है, उसके उच्चारण में परिवर्तन कर देता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, दांत पढ़ा, दांत, दांत, दांत नहीं है, वहाँ संत है, वहाँ संत है, वहाँ रटंत है, वहाँ संबंध है, वहाँ हंस है, वहाँ चंद्र है, वहाँ अंत है, सब में अलग साउंड आ रही है। परंतु अनुनासिक का प्रयोग करते समय जो साउंड है वो स्वतंत्र नहीं आएगी, जिसके ऊपर हम उसका प्रयोग करेंगे, जिसके साथ उसका प्रयोग करेंगे, उसके उच्चारण में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया उदाहरण, हंस, हंस एक हंस था, हंस एक पक्षी का नाम है, और हंस जो है ये धातु है, किसकी? हंसना क्रिया की, हंसना क्रिया की धातु है। लेकिन एक बात मैं आपको बीच में बताना चाहता हूँ, और वो ये कि अखबार में भी आपको अक्सर देखने में आएगा कि कहीं अनुनासिक का प्रयोग तो है ही नहीं, केवल अनुस्वार का प्रयोग लगा करके, अनुस्वार का प्रयोग करके अखबार छप जाता है। आपको अक्सर बीच में देखने को मिलेगा हंसगुल्ले, यानी कि चुटकुले जहाँ आते हैं वहाँ हंसगुल्ले लिख दिया, या हंसना मना है, या हंस मत देना, ये बीच में आता है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि कहीं भी वो ह के ऊपर जो है अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते, वो ह के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। और ह के ऊपर यदि अनुस्वार का प्रयोग होगा तो वो हंसना नहीं होगा, वो हंसना होगा, वो हंस मत देना नहीं होगा, वो हंस मत देना हो जाएगा, यानी कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आप गौर करना, आप अखबार में देखना, ये आपको मिलेगा। तो अनुनासिक में ध्वनि जो है या अनुनासिक जो है वो जिसके ऊपर लगता है, जिसके साथ उसका प्रयोग होता है, केवल उसके उच्चारण में परिवर्तन कर देता है। हमने मान लिया ये जो है शब्द हंस था और हमने अनुनासिक लगाया तो ये हंस हो गया, हंस हुआ। शब्द जो है उधर चंद्र था तो अलग साउंड थी, लेकिन चांद हुआ तो चांद, चांद। आँख, आँख नहीं होता, आंखें नहीं होता, आँखें, 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 आँखें। अब ये आँखें जो शब्द है ये आपको बहुत कुछ बता देगा। ये आँखें बन गया बेटा, ये आँखें हैं। अब इसमें क्या क्या देखने को आपको मिल रहा है? यहाँ अनुनासिक है और यहाँ आपको अनुस्वार मिल रहा है। एक नियम मैंने लास्ट में लिखा है, वो नियम मैं जब आपको समझाऊंगा तो ये बात आपको याद आएगी कि आँखें हमने देखा था तो वहाँ ये बात थी। यहाँ भले ही आपको आ के ऊपर अनुनासिक दिख रहा है, ये अनुस्वार दिख रहा है, हकीकत में खा के ऊपर भी अनुनासिक ही है। परंतु नियम क्या है? नियम ये है कि यदि शिरोरेखा से ऊपर किसी वर्ण का कोई भी हिस्सा निकल जाता है, यानी कि कोई मात्रा लग जाती है, तो फिर वहाँ अनुनासिक नहीं आता। भले ही अनुनासिक आना हो, उस अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगा दिया जाता है और उसी से काम चला लिया जाता है। ये इसका एक नियम है, ये मैंने लास्ट में लिखा है, वहाँ से आप इस बात को नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, चंद्र में आ गए हम। इसके उच्चारण में सांस केवल हमारे मुख के रास्ते बाहर निकलती है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी, नॉलेज आदि। अतः सार रूप में कहा जा सकता है कि तीनों का उच्चारण करते समय हमारी सांस क्रमशः नाक, नाक और मुख तथा केवल मुख के रास्ते बाहर निकलती है। हमने उधर वो पेज पढ़ा, इधर इस पेज की भी हम बात काफ़ी कर चुके हैं और ये बात शायद आपको समझ में आ गई है। ये भी आपको पता लग गया है कि इन तीनों में अंतर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार अर्थात नाक, अनुस्वार अर्थात नाक, अनुनासिक अर्थात नाक और मुख दोनों, ये दोनों हो गए। और चंद्र, चंद्र जो है वो अर्थात केवल मुख, केवल मुख। अब केवल मुख, अब देखिए
परिभाषा कहाँ क्या लिखी हुई है छोड़ दीजिए, हम केवल चित्र से तो समझ सकते हैं कि ये नासिका, नासिका, नासिका मतलब अनुस्वार, नासिका और ये चंद्र दोनों मतलब अनुनासिक, और केवल ये मतलब केवल आपका चंद्र। ध्यान ये रखेंगे कि हिंदी भाषा में बहुत से शब्द जो है वो अन्य भाषाओं से आए हैं, और उसी श्रेणी में अंग्रेजी भाषा से भी हमारे पास बहुत से शब्द आ गए। वो चाहे डॉक्टर आया, चाहे टॉप आया, चाहे कॉलेज आया, चाहे नॉलेज आया, चाहे टॉफ़ी आया, चाहे कॉफ़ी आया। तो इन शब्दों की सही वर्तनी करने के लिए आवश्यकता थी कि भाई हम करें तो क्या करें। मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि ये जो ध्वनि है हमारी, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है, ये बीच की ध्वनि है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है ये, जिसको आप चंद्र कहते हैं। उच्चारण करते समय सांस केवल मुख के रास्ते बाहर आएगी, यानी कि हम नाक दबा करके डॉक्टर और कॉलेज नॉलेज सब कुछ बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि हम केवल इसका प्रयोग कर लेते, हम डॉक्टर बोलते तो गलत हो जाता, हम डॉक्टर बोलते तो गलत हो जाता, हम डॉक्टर बोलें। हम नॉलेज बोल देते तो गलत हो जाता, हम नॉलेज बोलते तो गलत हो जाता, हम नॉलेज बोलें। ऐसे ही कॉलेज बोलें। तो इन बातों का हम ध्यान रखें। नोट देखिए क्या कहता है। नोट में लिखा है जी, अनुस्वार का अधिकतम प्रयोग संस्कृत के तत्सम शब्दों में मिलता है। ये ध्यान रखेंगे, यानी कि यदि आपको अनुस्वार का प्रयोग मिल गया कहीं, यानी कि बाई चांस आपको कहीं ये पहचान करनी है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो यदि उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो शब्द 99% जो चांसेस हैं उसके तत्सम होने की हैं कि वो शब्द तत्सम है। दूसरा जो अभी मैंने बात की थी आपके साथ, वो आँखें में, तो वो भी आप देख लीजिए, यदि शिरोरेखा से ऊपर किसी वर्ण का कोई हिस्सा निकला हुआ है तो वहाँ अनुनासिक के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे उन्होंने में, हों ए, यानी कि आना तो ये चाहिए था, ये आना चाहिए था, परंतु इसके स्थान पर लगा क्या दिया, इसके स्थान पर केवल ये लगा दिया, तो ये हो जाता है। ये इसका एक और नियम है। इसके साथ ही मैं एक बात, छोटी सी बात और करूँगा, और वो बात है हमारी मात्रा की। ध्यान रखेंगे कि मात्रा जो है, मात्रा कोई धनुष्मान नहीं है, मात्रा कोई तीर कमान नहीं है, कोई तलवार, कोई कुछ और नहीं है। मात्रा जो है, जैसे आप मात्रा शब्द को पढ़ते हैं कि भाई इसकी दूध की मात्रा कितनी है, चाय की मात्रा कितनी है, या फिर घी की मात्रा कितनी है, या इसमें उसकी मात्रा कितनी डालें। मात्रा मतलब क्वांटिटी। तो मात्रा की बात यदि हम जब करते हैं, हिंदी में जब हम करते हैं, तो मात्रा का नाम लेते ही हमें ये याद आने लगते हैं कि मात्रा ये होती हैं, मात्रा ये होती हैं, मात्रा ये होती है, मात्रा ये होती हैं, हमें याद आने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, मात्रा से कोई न कोई नाता तो है इनका, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मात्रा नहीं है, उल्टा ये मात्रा के चिन्ह हैं, ये मात्रा के चिन्ह हैं, ये मात्रा नहीं है। ध्यान ये रखेंगे कि ये मात्रा नहीं है, ये तो मात्राओं के चिन्ह हैं, चिन्ह हैं, ये मार्क हैं, ये उनके निशान हैं। जैसे हमने मात्रा निश्चित करने के लिए बाट बट्टे बना रखे हैं, ये 100 ग्राम है, ये आधा किलो है, ये 1 किलो है, ये 5 किलो है, ये 1 लीटर है, ये 100 ml है, ये 1 पाव है। इस प्रकार से जो है हमने ये चिन्ह बना रखे हैं कि ये इसकी मात्रा, इसकी मात्रा नहीं, इसकी मात्रा का चिन्ह है, ये इसकी मात्रा का चिन्ह है। तो मात्रा किस चीज़ की, अब प्रश्न ये उठता है। मात्रा, अभी हमने जो बात की थी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास निकलती है, और वो श्वास निकलने के 2 रास्ते हैं, नाक है और मुख है। तो श्वास निकलती है तो मात्रा भी किस चीज़ की है, मात्रा भी श्वास की है। यानी कि हम उच्चारण करते समय जब श्वास छोड़ते हैं, श्वास निकलती है, तो उसी श्वास की मात्रा पर निर्भर करता है सारा सिस्टम,
कि हम ह्रस्व का उच्चारण कर रहे हैं या दीर्घ का उच्चारण कर रहे हैं, हम ई बोल रहे हैं या ई बोल रहे हैं, हम उ बोल रहे हैं या ऊ बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है टोटली श्वास हमने कितनी रिलीज की है, श्वास हमने कितनी निकाली है, कितनी श्वास हमारी निकली है। एक शब्द में बोलता हूँ, मान लिया रुक, और एक शब्द में बोलता हूँ रूप, तो रुक और रूप मैंने बोला तो श्वास ज़्यादा निकली, मैंने रुक बोला तो श्वास कम निकली। तो मात्रा का मतलब क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी? श्वास की क्वांटिटी, और उसी श्वास की क्वांटिटी उसी श्वास की मात्रा पर निर्भर करता है टोटली इन मात्राओं के चिन्हों का प्रयोग, इन मात्राओं का प्रयोग। तो शायद ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मुझे विश्वास है कि आप डेफिनेटली जो है इस विषय को समझ गए हैं, और यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो आप फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे इस विषय में बात कर सकते हैं।